बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 3 फरवरी साल 2021 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज का प्रोग्राम आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। फीडबैक एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और इस प्रोग्राम में आपके भेजे गए सवालात के जवाब हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हों। बेशक। फीडबैक शुरू करो। आज फीडबैक बिल्कुल, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज फ़हीम शहजाद का है। कहते हैं ब्रॉडशीट इतना बड़ा मामला हुआ लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातें बिलखुसूस नून लीग ने इस पर कोई बात क्यों नहीं की? यार उन्होंने अपनी बसात के अंदर बात करते हैं लेकिन मीडिया के ऊपर पाबंदी होती है उसको जगह देने के हवाले से। वो नई मीडिया उसको जगह देता तो आप उसको उस तरह तो मैयर ना किया करें। आप सोशल मीडिया पे देखें बेचारे बथेरा चीखे चलाए हैं, लेकिन मीडिया को हदायत थी, उनको शफीक की तरफ से शफकत थी कि नहीं आपने ये करना, ठीक है ना जी। तो नहीं किया मीडिया ने, तो आप समझते कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपना वही खप डाली है। उन्हें जितना करना चाहिए था वो उससे 4 कदम आगे ही गए हैं। आपको बुनियादी तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया को से निजात हासिल करके तो सोशल मीडिया पे जाना पड़ेगा ताकि आप अपोजिशन का नुक्ता नज़र भी सुन पाए। आपको बीबीसी भी नज़र नहीं आया, ठीक है ना। तो यह आपकी ज़्यादती है कि अपोजिशन ने खापड़ी डाली। अपोजिशन ने पूरी खाप डाली है लेकिन मीडिया ने उसको ब्लैकआउट किया क्योंकि शफकत बहुत थी उनके ऊपर, शफीक लोगों की। जी। जुनेद हनीफ पूछते हैं, दादाजी मैं टेलरिंग का बिजनेस चला रहा हूं लेकिन अब मैं DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग करना चाहता हूं। FA मेरा क्लियर है, एज 31 साल हो चुकी है, रहनुमाई फरमा दें। यार आप DAE क्यों करना चाह रहे हैं? अगर आप टेलरिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो आप फैशन डिज़ाइन में क्यों नहीं करते डिप्लोमा? ये पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन ये जॉर्ज टाउन में है, मैकडोनल्ड की पिछली साइड के ऊपर मौजूद है। टेलरिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो कोई अपने रिलेटेड करो ना यार। फैशन डिज़ाइन में जाओ, एक सूट का जो 1000 रुपया लेते हो 10,000 रुपये चला जाएगा काम, तो वैल्यू एडिशन हो जाएगी इसी सेटअप में। ज़रा इस पर सोचें और फिर हमें जवाब दें जी कि क्या मजबूरी है कि आप टेलरिंग छोड़ के DAE में जाना चाह रहे? तो क्या पता DAE वो टेलरिंग का ही करना चाह रहा हूँ। दादाजी वो इंजीनियरिंग की डिग्री है। नो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, वो है ही डिग्री इंजीनियरिंग की। ये तो मतलब खराबी दिमाग की निशानदेही करता है जी। चंगा भला कारोबार चल रहा है, इसी में आगे जाए ना यार। जी। नेक्स्ट मैसेज सरदार एहसन का है। कहते हैं, दादाजी इस पर भी बात कीजिए, वो जो एक खातून अफशा लतीफ़ इतना यार अफशा लतीफ़ जो है ना वो बेसिकली उसको PMLN को ओन करना चाहिए। नून लीग उसको ओन नहीं करती। हम उसके ऊपर बहुत बात करते हैं। मेरे सामने जब भी उसकी कोई पोस्ट ट्वीट आ जाए तो मैं उसको ज़रूर शेयर करता हूँ, रीट्वीट करता हूँ। फॉर वन रीज़न और अदर मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन उनको ओन नहीं करती। वो बेचारी अकेली मुजाहिदा लगी हुई है। हमारी तमाम तरह हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, ठीक है। उनको भी चाहिए कि वो ना ये जो ह्यूमन राइट्स के या ये जो ख़वातीन के हकूक़ के जो लोग हैं इनकी भी 2-4 आंटियाँ अपने साथ लेके चलना चाहिए। आंटियाँ? आहो, मैं आंटी को वो तो समझ आती है। एक्सपायर्ड आंटियाँ उनको भी साथ लेके चलना चाहिए। नो ऑफेंस मैंट जी, ठीक है। जी आगे चलें। आगे चलते हैं और नेक्स्ट मैसेज मेरे पास मौजूद है। अली शुजात का कहते हैं, टेस्ला का शेयर मैं पाकिस्तान में रहते हुए कैसे खरीद सकता हूँ? टेस्ला का शेयर आप वैसे ख़रीद सकते हैं। आप ऑनलाइन अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर वाया दुबई डॉलर जमा कराएंगे और फिर उससे पैसे खरीद लें, शेयर खरीद लीजिए, ऑनलाइन कर लें। हाँ, वैसे तो अब बड़े सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि आपको ये सहूलत फराहम करते हैं। जाना आपको किसी ब्रोकर के जरिए ही पड़ा गया। जी। अबू बकर मलिक कहते हैं, दादाजी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है या कब आएगा? जब आपके पास पैसे हों वो बेस्ट टाइम होता है। जी। शेयर को देखें। जब आपके पास पैसे हों वो बेस्ट टाइम होता है।
और उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम बार बार समझाते रहते हैं। इन्होंने वीलॉग्स भी कर रखे हैं उसके ऊपर। अब दोबारा बातें करते हुए इससे 100 दफ़ा बात करते हुए ना हिज़ आती है, शर्म आती है। आप ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट करना होता है। सारा पैसा एक दफ़ा नहीं झोंकना होता है, एक शेयर में नहीं झोंकना होता है। 4 से 5 स्टेप्स में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, 4 से 5 मुख्तलिफ सेक्टर्स के शेयर्स के अंदर। खाद एक सेक्टर है, पेट्रोलियम एक सेक्टर है, ठीक है, फर्टिलाइज़र अपना सीमेंट एक सेक्टर है, फूड एंड बेवरेजेस एक सेक्टर है। तो ये सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल एक सेक्टर है। तो हर सेक्टर के अंदर आपको अपना स्टेक रखना पड़ता है। ठीक जी अली फारूक, आपके मैसेज का शुक्रिया। लेकिन ये जो हुकूमत की तरफ से या पीटीआई की तरफ से डाटा जारी होता है वो आप उठा के दादा पोतो शो में ले आते हैं। बारहा इस पे बात हो चुकी कि ये क्या कहते हैं, फेज करना फिगर को, फेज्ड डाटा होता है जी, ये झूठ बोलते हैं। ठीक है, और ये इतने बड़े यार प्राइम मिनिस्टर रोज़ाना किसी और कोई और काम करने का करे ना करे, हत्ता के शेरू को भी रातब डाले या ना डाले, वो अपने तर्जुमानों को रातब ज़रूर डालता। मेरा मतलब उनकी मीटिंग ज़रूर लेता। ठीक है ना, तो क्यों लेता है कि झूठ बोलो जाके, ठीक है ना जी, झूठ बोलो जाके, मीडिया पे लोगों को गालियां बको, ट्रेंड बनाओ उनके नामों के, इसलिए मीटिंग लेता है। तो इसलिए उनकी किसी बात के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता जो कि सर्टिफाइड झूठे साबित हो चुके हों। वो क्या रिपोर्ट है, एमनेस्टी की रिपोर्ट, एमनेस्टी नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यस, करप्शन एमनेस्टी रिपोर्ट, यस, नहीं यार एमनेस्टी नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में अभी ये 48 घंटे पहले, ताज़ा है, 72 घंटे पहले झूठे साबित हो चुके हैं। अगर चटाख करके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा है, लेकिन नहीं। दादाजी डेडिकेशन कमाल है तर्जुमानों की मीटिंग लेने की, बाकी पूरा मुल्क चूल्हे में जाए। खैर, अवैस का मैसेज है, कहते हैं दादाजी जैसा कि दादा पोतो शो में बारहा बात हो चुकी कि जून तक डॉलर मुमकिन तौर पे 175 पे होगा, तो मैं डॉलर खरीद के रख लूं? नहीं जी, डॉलर कितने खरीदने ने? 500 जी, ये 400, 1000, 2000, 2000 नहीं यार, इतना थोड़ा सा वाली बात नहीं होती। ठीक है, हाँ जी, इससे तो बेहतर है स्टॉक मार्केट में डाल दें या कोई म्यूचुअल फंड उठा लें, ठीक है, वो ज्यादा गेन दे जाएगा आप। दूसरी बात अवैस ने कही कि दादाजी बाज़ाहिर यूँ महसूस हो रहा है कि यूनाइटेड वालों की जो अल्फा कार है उसने इस इंडस्ट्री के नर्व्स पे हिट किया है। हाँ। और जो मैन्युफैक्चरर है वो थोड़े नर्वस हो गए हैं। हाँ। क्या ये एक सस्ती कार का दरवाज़ा खोल पाएगा? देखिए, अल्फा ने कितने में दिए? 11 लाख के अंदर जी, 11 लाख 14 लाख, लेकिन कितने लोग खरीद रहे हैं? सड़क पे आपको कितनी नजर आती हैं? जरा हाँ, कम है, बहुत हो जाएंगे थोड़े दिनों बाद, हाफ जाएंगे, डर जाएंगे। एक उन्होंने कोरोना पे आ गया, ऊपर से लोगों की लेथार्जिक सिचुएशन, लोग नहीं छोड़ते होंडा टोटा को। ठीक है ना यार, ग्लोरी बड़ी अच्छी गड्डी आई, यूनाइटेड वालों की है, यूनाइटेड वालों की? नो, DFS वालों हाँ, की। DFS के वालों की, उसमें ऑप्शन ज़्यादा है। ग्लोरी बहुत अच्छी है, और जितने में तुमने ये लिया है अपनी गाड़ी, जी जी, उसमें 4-5 लाख डाल के 37 लाख। हाँ, लेकिन वो हाइब्रिड तो नहीं ना, उसकी फ्यूल हाँ, एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी उसकी सिविक के बराबर। जो फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल जिसके पास नहीं होगी वो अब तंग होगा आने वाले दिनों में, इसलिए फिर मैंने हाइब्रिड गाड़ी खरीद ली। लेकिन जैसा कि दादाजी ने कहा कि इस कौम का मिजाज, अब आप देखिए कि ग्लोरी के कुछ फीचर्स ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन दुनिया जिस चीज़ के पीछे दीवानावार भाग रही है वो किया स्पोर्टेज है। हाँ, बस जो ट्रेंड चल और पड़ता है। किया स्पोर्टेज से बेहतर है ग्लोरी, ज़्यादा वसी है, ज़्यादा ऑप्शंस हैं उसके अंदर, ज़्यादा सहूलतें हैं, लेकिन नहीं, आप किया स्पोर्टेज की एवरेज देखें 8-9 किलोमीटर पर लीटर, उसकी एवरेज भी बेहतर है। जी। अच्छा जी, राशिद गफूर, आपके मैसेज का शुक्रिया। बहुत मरतबा बात हो चुकी है कि सीज़न में चीनी की कीमत क्यों ऊपर है। इस पे मेरा ख्याल है शायद आपने यार हम पूरे के पूरे प्रोग्राम भी कर चुके हैं, वीलॉग भी कर चुके हैं, अब फिर वही सवाल उठा के आ जाते हैं। अब हमारा वीलॉग देखें उसमें। जी बिल्कुल ठीक है। अजहर अहमद कहते हैं दादाजी आप ऐसे व्लॉग क्यों कहते हैं, ऐसे व्लॉग क्यों करते हैं कि आबैल मुझे मार? नहीं, मैं आबैल मुझे मार, मैं तो उस तरफ जाता ही नहीं हूँ भाई। ठीक है ना, मैं तो दफ्तर खारजा अमूर के ऊपर करता रहता हूँ। ठीक है जी। हाँ, महमूद सुल्तान कहते हैं दादाजी मोबाइल शॉप्स जो मोहल्लों में भरी हुई हैं और इसी तरह गारमेंट्स शॉप्स छोटी बड़ी, आप इनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं जब ओवरऑल मंजरनामा
बिजनेस का, दुनिया का बदल रहा है। देखें, मोबाइल के अंदर तो टेक्नोलॉजीज़ और ऑप्शंस नए नए आते रहते हैं, तो मोबाइल शॉप का ऑप्शन तो मैं नहीं देखता, लेकिन गारमेंट शॉप का ऑप्शन जो है वो बहुत रोशन मुस्तकबिल मुझे नज़र आता है। ठीक है, अब ये देखना है कि उसने किस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए खुद को पिच किया है, किस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए खुद को पिच किया है। जी। मतलब कई ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने आप को पिच करते हैं बच्चों की यूनिफॉर्म्स के लिए, उनका तो रगड़ा निकल गया ना गुज़िश्ता 1 साल के अंदर, उनका तो बेड़ा ही गर्क हो गया। स्कूल खुले ही नहीं, वालदैन ने यूनिफॉर्म्स ही नहीं खरीदे। हाँ, ठीक है, पुराने यूनिफॉर्म ही चलू के वालदैन ने गुजारे कर ली। ठीक है, दूसरे होते हैं वो फैशन हायर एंड के लिए अपने आप को करते हैं कि दिहाड़ी का एक गाहक भी हो गया तो वह अपने काम पूरा हो गया। ठीक है, तीसरे होते हैं जो टर्नओवर के ऊपर यकीन रखते हैं, जैसे करीम ब्लॉक, अल्लामा इकबाल टाउन के अंदर लोग बैठे होते हैं, थोड़े मार्जिन के ऊपर चीज़ें देते जाओ देते जाओ देते जाओ। ठीक, एक बात और बड़ी मज़ेदार मुझे बताई बच्चों ने। जी। क्या बोला? क्या बताइए? बैरून मुल्क भी मेड इन पाकिस्तानी चीज़ों की प्राइसेस ऑलमोस्ट वही हैं जो करीम ब्लॉक में। अच्छा जी। लिहाजा यहाँ से खरीद के ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर सेल में उनकी प्राइसेस उतनी हो जाती हैं जहाँ पे करीम ब्लॉक में नॉर्मल डेज में होती हैं, करीम ब्लॉक में। सही है। तो इसलिए बेहतर है कि यहाँ से चीज़ें ले जाने की बजाय वहाँ पे सेल का इंतज़ार कर लिया जाए, जाके चीज़ें उठा के जो ले जानी है। हाँ, वजन ही बढ़ेगा ना, और फिर वहाँ पे क्वालिटी भी तकरीबन बेहतर होती है। जी। आमिर मुस्तफ़ा कहते हैं, दादाजी ये फरमाइए कि जब सिंध और केपीके का किसान हम लोगों को फसल देता है तो वो महंगी होती है, सिंध की चीज़ पहले आती है और महंगी भी होती है, लेकिन उसके बावजूद उनके हालात क्यों नहीं बदलते? मज़ीद ये कि पंजाब का किसान कम कीमत में फसल बेचकर सिंध और केपीके के किसान से ज़्यादा खुशहाल कैसे है? उसकी वजह यह है कि सिंध और केपीके के किसान का जितना भी मार्जिन होता है वो मिडल मैन ले जाता है या ट्रांसपोर्टर ले जाता है। ठीक है, आपको जो केला यहाँ पे 100 रुपये किलो मिल रहा है, ये बात तय है कि वो सिंध से 100 रुपये दर्जन मिल रहा है आपको जो लाहौर में। ये बात आज भी तय है कि वो किसान से 10 या 15 रुपये किलो दर्जन ही ख़रीदा जा रहा है। ठीक है, बाकी ये 90 या 85 रुपये का मार्जिन जो है ये मिडल मैन की जेब में जा रहा है या ट्रांसपोर्टर की जेब में जा रहा है। ठीक है, इसलिए उनके किसानों की वो नहीं करती। नंबर 1, जहाँ तक केपीके के किसानों की बात है, वहाँ पे ना केपीके के अंदर जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है मार्केटिंग का, मार्केट कमेटी का कह लें। ठीक है, अब देखें ना, मैं एक बंदे से बात कर रहा था कि अगर सिर्फ हुकूमत इतना कहते कि गिलगित के अंदर या स्कर्दू के अंदर या चित्राल के अंदर एक हॉल बना दे और ये अनाउंस करवा दे कि इस हॉल में रोज़ाना 10 बजे से लेके 1-2 बजे तक या 10 बजे से लेके 12 बजे तक 2 घंटे कारोबार हुआ करेगा मिनरल्स का। ठीक है, आप देखिएगा खालिस से खालिस जो सलाजीत होती है, अब खालिस सलाजीत वाले को पता नहीं होता कि मैंने ये बेचनी कहाँ पे, वो जाके उसी रवायती जो उस इलाके का जो होता है उसके हत्थे चढ़ता है। ठीक है, वो लेके फिर उसमें काला गुड़ मिला के उसको मल्टीप्लाई करता है। जी। अब जब वो खालिस, और ये पहाड़ों के अंदर जाके कहीं निकालनी पड़ती है जान जोखों पे डाल के। ठीक है, वो ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे इंसान का पहुँचना तकरीबन नामुमकिन होता है, वो लोग अपनी जान जोखों में डाल के जाते हैं और वहाँ से वो सलाजीत निकालते हैं। अब अगर उस सलाजीत निकालने वाले को ये पता हो कि मैं अगर 10 से 2 बजे तक इस हॉल में पहुँच जाता हूँ तो वहाँ पे लाहौर से आए हुए, इस्लामाबाद से आए हुए, पेशावर से आए हुए 20 गाहक मौजूद होंगे, 10 गाहक मौजूद होंगे और मैं उनके सामने मेरी प्रोडक्ट की बोली लगेगी और यूँ मेरी प्रोडक्ट की फेयर प्राइस मिल जाएगी। उसे अगर 2 दिन भी पैदल चलना पड़ेगा वो चल के आएगा, क्योंकि उसे रिटर्न अच्छा मिलने की उम्मीद होगी। यही हाल जो है आप लगा लें, प्रेशियस मेटल का लगा लें। ठीक है, जमूरद का लगा लें, नीलम का लगा लें। वादिया नीलम का नाम हमने नीलम क्यों रखा हुआ है? नीलम का पत्थर निकलता है वहाँ से। वहाँ पे अगर ये हॉल बन जाए कि सुबह इस्लामाबाद से फ़्लाइट कितने बजे पहुँचती है जी, फ़र्ज़ करें जी 9 बजे पहुँचती है, 9 बजे वो वहाँ पे बाहर जो है वो उतरा, नहा धो के 10 बजे उस हॉल में पहुँच गया।
थाईलैंड, जहाँ पे भी इस वक्त प्रेशियस ये निकलते हैं, मेटल्स नहीं, प्रेशियस पत्थर जो निकलते हैं, कीमती पत्थर, नवादरात नहीं, जवाहरात जो निकलते हैं, दुनिया भर में अंदर यही दस्तूर है। हमने ये तय किया हुआ कि ये काम नहीं होने दें। स्कर्दों से खुबानी क्या पहुंच पाती है हमारे यहाँ? कोई चक्कर नहीं जी, चलो वो तो पेरिशेबल हो गया। पेरिशेबल हो गए ना, तो मैं तो नॉन पेरिशेबल फूड की बात कर। वो इतना सा नीलम जो है, जो कि मुश्किल से 2-2.5 हज़ार रुपये में उससे हम छीन लेते हैं, ठीक है, वो जाके सूरत नगर में या मुंबई के अंदर वो 2 लाख रुपए का बिक रहा होता है जी। और अगर बेल्जियम के मार्केट में चला जाए तो 100% इन्फ्लेटेड प्राइस के ऊपर। यार कुछ 4-5, अगर 2,000 नहीं, उसको 10,000 भी मिल जाएगा ना, तो उसकी हालत सुधर जाएगी, ठीक है। और फिर अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है ना, कुछ लोग तो फिजिकली वहां पे पहुंचेंगे, कुछ लोग जो हैं वो कैमरे के जरिए भी देख रहे होंगे कितने का है, ठीक है जी, ऐसे ही है। तो इस तरह वहां के गरीबों की हम हालत सुधार सकते हैं। लगता कि ये एक हॉल, ठीक है ना, मेरे हत्थे को एनजीओ चढ़ी तो मैं डाल दूंगा इस रास्ते पे उसको वो वहाँ पे काम करने वाली इस वक्त ग्लोबल एनजीओ जो है लड़की हुई हैं, भागी हुई हैं यहाँ से। अगर वो मेरे हत्थे को चढ़ गई तो उसे कहूँगा यार और कुछ नहीं तो एक हाल ही बनवा दो और उसके ऊपर आईटी का सिस्टम लगवा दो। दुनिया भर के जो बायर हैं वो वहाँ पे बैठे हुए, वहाँ पे जो ऑक्शन हो रही हो उसमें शरीक हो रहे हो लाइव। हाँ जी, दादाजी ये फरमाइए कि प्रॉपर्टी के मैसेजेस पर पाबंदी बरकरार है, ये उठा ली आपने? मैंने पाबंदी रखी हुई है, मतलब कि किसी की ज़ाती हवाले से कोई बात कर लें तो कर लें, लेकिन देख लें माकूल सवाल हो। फिर ये अनीस का सवाल है, कहते हैं कि मेरे बहनोई का एक प्लॉट है ग्रैंड एवेन्यू पे, वो जो इधर फिरोजपुर रोड पे है, लेकिन तरक्याती काम ना होने की वजह से वो बहरिया आउटसाइड में मूव करना चाह रहे हैं। क्या ये ठीक रहेगा? यार ये ग्रैंड एवेन्यूज वाले भाई तो हैं सेंट्रल पार्क वाले के ही, लेकिन हैं बहुत नामकूल भाई जी, ठीक है। ये थोड़ा सा करते हैं, स्पेकुल सट्टाबाजी करवाते हैं, पैसे जेब में डाल के फिर जनाब किसी और जगह पे जाके फाइलें खरीद के फंस के बैठ जाते हैं। ये इनका तरीका वारदात है। पिछले कम से कम 10 से 15 साल से मैं यही देख रहा हूँ इनको। वो जो है परली तरफ वाला की ना है उन्होंने, कौन सा वाला? मियाँ साहब सेंट्रल पार्क वाले। हाँ जी, मियाँ नईम की ना है उन्होंने, नाम अभी ज़हन में आ जाता है। मिल के भी आए थे उनसे यार। अच्छा, वो जो मियाँ वो हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी के अंदर कोई सड़क बना दे, कोई सप्लाई लाइन बिछा दे, कोई कटिंग कर दे, कोई पार्क बना दे, वो इस तरह के कामों में लगे रहते हैं। तो उनकी प्राइसेस कहाँ पे पहुँच गई ये देख लें, कहाँ पे धक्के खा रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं? ऑर्चर्ड में। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। अली अरीज का मैसेज है। अली कहते हैं दादाजी गुजारिश है कि इम्पोर्टेड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल मार्केट में अपनी गुज़िश्ता कीमत से ना सिर्फ ये कि डबल हो गया बल्कि अवेलेबल भी नहीं है। अच्छा, अब ब्लैक मार्केटिंग अरूज पे है। रज़ाक दाऊद साहब ने ड्यूटीज़ कम किया, लेकिन इसके बावजूद भी मटेरियल्स की प्राइस जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। इंपोर्टर जो है वो बड़ा परेशान है और उसकी शिपमेंट जो है वो डिस्टर्ब रहती है। फरमाइए कि क्या इसमें कोई बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है? देखिए, बेहतरी तो आनी चाहिए, मतलब कि, लेकिन चूंकि अभी तक इस शोबे की लूटमार पूरी नहीं हुई होगी तो इसलिए नहीं बेहतरी आ रही होगी, ठीक है ना। तो कहते हैं एक्शन क्यों नहीं ले रहा? आ जाएगी, एक्शन हम कमाई कर रहे हैं, हम एक्शन लेंगे, ठीक है ना। जैसे ही वो केमिकल के शोबे वाले जो उनकी एटीएम में हैं उनके टारगेट्स पूरे हो जाएंगे तो यह सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मजीद ये भी पूछा कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसके बाद पाकिस्तानी रुपी स्टेबल हो पाएगा? जी, स्टेबल हो जाएगा जी, जहाँ पे मर्जी जाके स्टेबल हो जाएगा। अच्छा दादाजी, उसमें क्या मतलब आप कहने वाले 175 पे जाके स्टेबल हो? थोड़े को बहुत समझा करो, खात को तार समझा करो, जहाँ पे मर्जी स्टेबल हो जाएगा जी, तय हो जाएगा कि इसका क्या बनना है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज में पूछा गया है और मुज़ाकरात कामयाब होंगे। जो इतनी लंबी जो डांग उसने दी है हमें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के, गैस की कीमतें बढ़ा के, बिजली की कीमतें बढ़ा के, उसके बाद भी IMF के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने के कोई इम्कानात बाकी बचे? मुझे तो नहीं लगता, ठीक है ना जी। हाँ, क्या बचाना था आपने? यही बचाना था ना कि हम बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, अपने लोगों के लिए मुश्किल नहीं पैदा करेंगे, ठीक है। वो बढ़ा भी गया, मेरे ख्याल 20-22% बढ़ा दिए, 7-8% और बढ़ाने लगा। पेट्रोल देख लें 11 रुपये महंगा हुआ है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर कर दिया ना उसने,
की कर लिया तुझे, ज़्यादा चीखें ही मारियां है ना, ठीक है, तो आपसे ज़्यादा चीखें मार सकता है मुराद सईद, तो आपकी चीखों की कोई वैल्यू ही नहीं है। खबर यह है मारता है ना, बात मारता है ना आगे पार्लियामेंट में, आपकी जो चीखें होती हैं वो सुनाई नहीं देती, जितनी चीखें वो मारता। जी, बात रुकी नहीं है। खबर यह है बिजली की कीमत बढ़ने में भी और पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी बात अभी रुकी नहीं है। रुकी नहीं है। देखिए बात कहाँ जाके खत्म होती है। जी, नेक्स्ट मैसेज में पूछा गया है कि दादाजी आपने इस पे एक व्लॉग भी किया इकोनॉमिक रिवाइवल के हवाले से। बात यह है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, टैक्स टू जीडीपी रेशो अभी भी 7% से नीचे है और इन्फ्लेशन जो है वो अपनी जगह मौजूद है। क्या मार्केट में रिवाइवल पैसा घूमने का कुछ यार चांस? आपने इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी ना, इनपुट कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट, बिजली की रेट बढ़ा दिए, गैस के रेट बढ़ा दिए, रॉ मटेरियल के रेट बढ़ा दिए, और हम रहे ऊत के ऊत। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फिर वहीं पे खड़ी हो गई। आप महंगे पड़ रहे हैं दुनिया के मुकाबले के अंदर, हमसायों के मुकाबले के अंदर, तो कौन आपको मुंह लगाएगा, कौन आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा, या आपकी वाइबिलिटी कहाँ पे निकलेगी? जहाँ पे वाइबिलिटी बनती थी डिवैल्यूएशन करके, जब वाइबिलिटी निकली तो वो थोड़ी सी एक्सपोर्ट उठी, आपने फौरी तौर पे इनपुट की प्राइसेस बढ़ा दी, और वो बढ़नी थी क्योंकि इंपोर्टेड इनपुट यूज़ कर रहे थे आप। और जब आपने डॉलर उठा के लेके गए, आप 105 से 175 165 तक लेके गए हैं, तो उसके बाद जब फिर अगली कंसाइनमेंट्स आनी थी रॉ मटेरियल की, तो वो महंगी आनी थी, और वो महंगी आई, वाइबिलिटीज आउट हो गई, वाइबिलिटीज आउट हो गई आपकी, फिर वाइबिलिटी आउट हो गई, ठीक है ना। इधर के रहे ना, डिवैल्यूएशन करके भी 100 छितर खा लिए, तो ममन ना करदा डिवैल्यूएशन। ऐ ही सागदार कहंदा सी कि डिवैल्यूएशन करके जो जुत्तियां खानियां ने, तो ना करके जुत्तियां खा लेंगे, लोगों की जिंदगी तो आसान रहेगी ना, ठीक है ना। एक बात यार मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ यार, कुछ घटिया लोग जो है वो बार बार जातियात के ऊपर हमले करते हैं, ठीक है ना। कहते हैं वो इसहाक के प्यो की पेंचर की दुकान थी, ठीक है ना। उन घटिया और बदज़हन लोगों को मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, इसहाक डार के बाप के पास 50s में लेमोजीन थी, ठीक है ना, और एक फैक्ट्री होती थी फिरोजपुर रोड के ऊपर, सॉरी शेखुपुरा रोड के ऊपर, रुस्तम शराब, ठीक है। वो कोऑपरेटिव के तहत लगने वाली पहली और शायद आखिरी फैक्ट्री थी पाकिस्तान के अंदर। आप उसके मेजर शेयर होल्डर थे। दो बातें हो गई जी। और टिपिकल मजहबी थे, बच्चे को पहले दीनी तालीम दी, फिर उसको दुनियावी तालीम में डाला। बच्चे ने टॉप किया पंजाब यूनिवर्सिटी में, और फिर उसको बरतानिया आला तालीम के लिए भेजा। पंचर लगाने वाला अपने बच्चे को पल्ले से पैसे दे के आला तालीम के लिए बरतानिया नहीं भिजवा सकता था उस दौर के अंदर भी, ठीक है। तो वो घटिया लोग जिनका कायद, जिसके मुंह के अंदर जो आता है वो बक देता है, वो मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर ये बकवास बंद फरमाएं। आप उसको वैसे चैलेंज करें, उसके फाइनेंशियल पॉलिसीज को चैलेंज करें, ठीक है। लेकिन ये तो यार बड़ी ज्यादती है कि इतने दीदा दिलेरी के साथ आप जो है वो उसको करना शुरू कर दें। वो कोई थर्ड विनर नहीं था कि स्पोर्ट्स कोटे के ऊपर जिसका दाखला हुआ हो, वो मेरिट पे गया था, ठीक है। इसहाक डार साहब मेरी को फूफी के पुत्र नहीं है, या अली डार को मेरा भतीजा नहीं है, लेकिन यार हद होती है यार, हद होती है किसी चीज की भी ना, ठीक है ना। इसलिए खुदारा अपनी दुनिया और आकबत ख़राब ना करें। ये जो होता है ये बुहतान होता है, और अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है ये बात। आजकल तो खैर दौर ही है ना कि जो मुंह में आए बोल दें, किसने देखना है, ख़ास तौर पे अपोजिशन के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ निकलता है तो गिल्ले तितर के अंदर फिर परोया जाता है पूरे का पूरा सरिया, खुशक हो जाता है गिल्ला तितर। सीख बारबेक्यू सीख पे लगता है ना, हाँ, पूरी सीख परोई जाती है। पता नहीं अब सीख के दखूल का जगह कौन सी थी जहां से वो परोई गई, ठीक है ना। बस बस बस। और पॉलिटिशियन के बारे में जो मर्जी वाहियात बकवास बकबक करती जाए, पॉलिटिशियन क्या किसी के बारे में भी, सहाफियों के बारे में भी कर दी जाए, ठीक है ना। वफा नहीं होता, हाँ, उथे फड़ो ना जरा, एक बोलो ना फिक्रा, ठीक है ना, वहां पे बड़ी हटती है। खैर वैसे ये बात आ गई, मुझे गुस्सा चढ़ गया, लेकिन जरूरी है बात रिकॉर्ड स्ट्रेट करना जरूरी है। हमने अल्लाह को जवाब देना है यार,
ठीक है ना। और हमने उसकी तरह जान नहीं देनी जो भाग गया है कि जो कहते हैं, अल्लाह को जान देनी, अल्लाह को जान देनी, उसकी तरह हमने अल्लाह को जान नहीं देनी। हाँ, कहीं नजर आ रहा है? हमने वाकई अल्लाह को जान देनी है और अपने ज़मीर के सामने जवाब दे होते हैं, ठीक है। और जो बात गलत हो रही हो उसको करेक्ट करना जो होता है वो हमारे ज़मीर के ऊपर बोझ होता है, तो इसलिए हमने अपना बोझ आज उतार फेंका। हाँ जी, लें जी, अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे। हमारा फेसबुक पेज ज़रूर लाइक कर दीजिए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल था, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।